नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इस नई वीडियो में। बायोलॉजी के हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। बायोलॉजी में हम 1500 से प्लस प्रश्न करने वाले हैं, जिसका यह तीसरा वीडियो है। हर वीडियो में हम 100 प्रश्न डाल रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोशिका का कचरा निपटान तंत्र यानी वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। गोल्गी उपकरण का निर्माण किस कोशिकांग से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? गोल्गी अपार्टस द्वारा। पादप कोशिकाओं में बड़े आकार के खाली स्थान क्या कहलाते हैं? वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिका के अंदर भरे हुए तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका रस यानी कि सेल सेप कहा जाता है। रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है? पानी और पोषक तत्वों का भंडारण और स्फीति बनाए रखना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 208। जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में सहायता करने वाला अंग कौन सा है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? एडुआर्ड बेन बेंडेन और वाल्टर फ्लेमिंग ने 1875-76 में। सेंट्रोसोम का नामकरण किसने किया था? थियोडर बोबरी ने 1888 ईस्वी में। सेंट्रोसोम में 2 बेलनाकार संरचनाएं क्या कहलाती हैं? सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम किस कोशिकांग में अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका कितने प्रतिशत तक कोशिका का आयतन घेर सकती है? 90% तक। सेंट्रियोल किस प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान ध्रुवों का निर्माण करते हैं? जंतु कोशिका में। किस कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? पादप कोशिका में। किस कोशिका में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है? पादप कोशिका में। किस कोशिका में तारकाय यानी कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में। किस कोशिका में रिक्तिका का आकार बड़ा और संख्या में कम होता है? पादप कोशिका में। किस कोशिका में रिक्तिका छोटी और संख्या में अधिक होती है या अनुपस्थित होती है? जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। पादप कोशिका में भोजन का भंडारण होता है तो ये किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। किस कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में। किस कोशिका का आकार समानता अनियमित होता है? जंतु कोशिका का। किस कोशिका का आकार समानता निश्चित और आयताकार होता है? पादप कोशिका का। किस कोशिका में लाइसोसोम आमतौर पर अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में स्पिंडल फाइबर का निर्माण कौन करता है? सेंट्रियोल। किस कोशिका में केंद्रक आमतौर पर परिधि की ओर स्थित होता है? पादप कोशिका में। किस कोशिका में केंद्रक समानता बीच में स्थित होता है? जंतु कोशिका में। किस कोशिका में पादप हार्मोन पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। किस कोशिका में सिलिया या फ्लैजेला प्रचरण के लिए मौजूद हो सकते हैं? जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका द्रव का बहाव क्या कहलाता है? साइक्लोसिस। किस कोशिका में बड़े और अस्थायी रसधानी यानी परमानेंट वैक्यूल्स होते हैं? पादप कोशिका में। वह अंग जो एक पादप कोशिका को दूसरी पादप कोशिका से जोड़ता है क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। किस कोशिका में गोल्गी उपकरण बिखरे हुए छोटी इकाइयां के रूप में हो सकते हैं जिन्हें डाइक्टोसोम कहते हैं? पादप कोशिका में। जीन शब्द किसने दिया था? विल्हेम जोहानसन ने 1909 ईस्वी में। तरल मोजक मॉडल कब प्रस्तावित किया गया था? 1972 में। राइसोसोम का संश्लेषण किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस द्वारा। माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी है? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका झिल्ली को पहले किस नाम से जाना जाता था? प्लाज्मा लेमा के नाम से। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले डीएनए को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। एक से अधिक केंद्रक वाली जंतु कोशिकाएं क्या कहलाती है? सिंसाइटियम। कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? अल्बर्ट क्राउड, क्रिश्चियन डे डूबे और जॉर्ज पलाडो को 1974 ईस्वी में। कोशिका विभाजन का सबसे पहले अवलोकन किसने किया था? रुडोल्फ बिर्कोव ने 1855 ईस्वी में।
सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा था? वाल्टेयर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में। समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस किस प्रकार की कोशिका में होता है? कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन का परिणाम क्या होता है? समसूत्री में होता यह है, एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में टूट जाती है और उसका गुण भी समान रहता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? समान रहती है, 2n to 2n। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रवस्था कौन सी है? प्रोफेज। कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रवस्था कौन सी है? इंटरफेज। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस शब्द किसने दिया था? फार्मर और मूरे ने 1905 ईस्वी में। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? वेसमैन ने। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम क्या होता है? 4 अगुणित संतति कोशिकाएं। अर्धसूत्री विभाजन में होता यह है, एक कोशिका 4 भागों में टूट जाती है और इसका गुण जो रह जाता है आधा रह जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? आधी हो जाती है, 2n से 10 हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य कार्य क्या है? आनुवांशिक विविधता और गुणसूत्र संख्या का संरक्षण करना। समसूत्री विभाजन की वह प्रवस्था जिसमें गुणसूत्र मध्य रेखा पर संरेखित होते हैं, मेटाफेज कहलाते हैं। समसूत्री विभाजन की वह प्रवस्था जिसमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं, एनाफेज कहलाते हैं। कोशिका चक्र में डीएनए का संश्लेषण किस चरण में होता है? एस फेज में। कोशिका चक्र में G1 और G2 फेज क्या होता है? कोशिका वृद्धि होती है। अर्धसूत्री विभाजन की वह प्रवस्था जहां समजात गुणसूत्र अलग होते हैं, एनाफेज 1। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय किस प्रवस्था में होती है? प्रोफेज 1 की पैक्टिन उप प्रवस्था में। अर्धसूत्री विभाजन की वह प्रवस्था जहां समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, प्रोफेज 1 की जाइगोट प्रवस्था में। जीन विनिमय की घटना का क्या महत्व है? आनुवांशिक पूर्ण संयोजन और विविधता। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड यानी कि मियोसिस सेकंड किसके समान होता है? समसूत्री विभाजन के समान। कोशिका चक्र को नियंत्रित करने वाले मुख्य प्रोटीन कौन से हैं? साइक्लिन और CDK। समसूत्री विभाजन में तारकाय यानी सेंट्रोसोम का विभाजन किस प्रवस्था में होता है? प्रोफेज प्रवस्था में। पादप कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस किस संरचना द्वारा होती है? सेल प्लेट द्वारा। जंतु कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस किस संरचना द्वारा होती है? सेल फूर द्वारा। उस अवस्था का नाम क्या है जिसमें कोशिका विभाजन बंद हो जाता है और कोशिका विश्राम की अवस्था में चली जाती है? शांत अवस्था यानी G0 फेज। समसूत्री विभाजन में केंद्रिका किस प्रवस्था में गायब हो जाती है? प्रोफेज प्रवस्था में। समसूत्री विभाजन में केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली किस प्रवस्था में पुनः प्रकट होते हैं? टेलोफेज अवस्था में। असूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? अविकसित कोशिकाओं में, जैसे कि प्रोकैरियोटिक और कुछ रोगग्रस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। एक द्विगुणित कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के बाद कितनी अगुणित कोशिकाएं बनाती है? 4। एक ही गुणसूत्र के दो समान प्राकृतिक धागे क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। अर्धसूत्री विभाजन 1 के किस चरण में गुणसूत्रों की संख्या प्रभावी रूप से आधी हो जाती है? एनाफेज 1 में। कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल शब्द किसने दिया था? हॉवर्ड और पेले ने। कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र के किस भाग से जुड़ते हैं? काइनेकोटोर से। उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन के दौरान ध्रुवीय कैप बनाने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स को विभाजित करता है, सेंट्रोसोम या सेंट्रोइड। केंद्रिका की खोज किसने की थी? फेलिचे फोंटाना ने 1781 ईस्वी में की थी। हालांकि इसे बोबमैन ने 1840 ईस्वी में न्यूक्लियस नाम दिया था। स्फेरोसोम की खोज किसने की थी? पर्नर ने 1953 ईस्वी में। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? डिऑक्सी राइबोज शुगर। आरएनए उपस्थित शर्करा का नाम क्या है? राइबोज शुगर।
डीएनए की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रेडरिक मिशर को 1869 ईस्वी में। डीएनए की द्विकुंडली संरचना यानी कि डबल हेलिक्स का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में। आरएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म और केंद्रिका में। डीएनए में पाए जाने वाले 4 नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में पाए जाने वाली 4 नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये तीनों दोनों में सेम रहते हैं, बस आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। कौन सा नाइट्रोजन क्षार केवल डीएनए में पाया जाता है और आरएनए में नहीं? थाइमिन। कौन सा नाइट्रोजन क्षार आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में नहीं पाया जाता है? यूरेसिल। डीएनए की 2 श्रृंखलाएं किस बंधन द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बंधन के द्वारा। डीएनए की 2 श्रृंखलाएं के बीच एडेनिन और थाइमिन कितने हाइड्रोजन बंधनों से जुड़े होते हैं? 2। डीएनए की 2 श्रृंखलाएं के बीच गुआनिन और साइटोसिन कितने हाइड्रोजन बंधन से जुड़े होते हैं? 3। डीएनए का वह खंड जो एक प्रोटीन को कोड करता है क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। आनुवांशिक जानकारी का वाहक किसे कहा जाता है? डीएनए को। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? आरएनए करता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें। इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।